जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथ मोड यूपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आज के यानी 1 जून 2021 के 7वें उपाख्यान में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। अहम दस्तावेज है जिसका इंट्रोडक्शन हमने लिया। इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ ही प्रेजेंट होता है। सरकारी नीतियों का लेखा जोखा हमें यहाँ देखने को मिलता है। आमतौर पे 2 खंडों में यह सार्वजनिक होता है। पहला खंड नीति निर्माण की बात करता है, भविष्य की नीति क्या रहनी चाहिए सरकार की उसकी बात करता है, नीति की गुणवत्ता क्या है उसकी बात करता है। और दूसरा जो खंड है वो क्षेत्रवार मैक्रो इकोनॉमिक जो डायमेंशंस है उसको एक्सप्लोर करता है तथ्यात्मक माहितियों के साथ। फिलहाल हम लोग प्रथम खंड के 7वें उपाख्यान में 7वें चैप्टर में खड़े हैं और यह चैप्टर का जैसे आपको टाइटल दृश्यमान है, इसका नाम रेगुलेटरी फॉरबिडेंस एंड इमरजेंसी मेडिसिन नॉट ए स्टेपल डाइट, यानी कि जो रेगुलेटरी फॉरबिडेंस आरबीआई के द्वारा जो दिया जाता है वो एक आपातकालीन औषधि के रूप में उपयोग में लेना चाहिए, नहीं कि एक स्टेपल डाइट यानी कि लंबे समय तक चलने वाला। आज का यह लेक्चर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आधारित है। आरबीआई का जो रोल है फॉरबिडेंस को लेकर उसके ऊपर बात करता है। और साथ ही में अगर आज के लेक्चर का हमें मैक्सिमम जो है इसका अगर हमें निचोड़ देखना है तो हमें कुछ फंडामेंटल्स मालूम होना चाहिए, तब जाके हम लोग ये फॉरबिडेंस जैसी चीज़ों को देख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आज मैंने यह पूरा लेक्चर उसी तरह से प्लान किया है, उसी तरह से थीम किया है कि हम पहले कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स को समझेंगे और प्लस उसके बाद यह चैप्टर का रेफरेंस लेंगे। वैसे तो जो यहाँ फंडामेंटल्स हमें देखने हैं वो हम लोग स्टैटिक में देखने वाले हैं हमारे हाइपोथेसिस के तहत, मगर जब हम लोग इकोनॉमी को एक्सप्लोर करते होंगे तब। फिलहाल हमें कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें देखनी है जो कि आज के इस चैप्टर को जो है एक प्रकार से सपोर्ट देती है, एक प्रकार से बैकअप देती है। कवर आपको दृश्यमान है, सेम कवर है, मात्र और मात्र लेक्चर 7 वॉल्यूम 1 चैप्टर 7 और टाइटल का ही जो सुधार है, अन्यथा कवर जो है वो पूरा सेम है। प्लस यह वॉल्यूम 1 का कवर है, साथ ही में यहाँ कंटेंट दिया हुआ है जिसमें से हमने लगभग 6 चैप्टर्स को देख लिए हैं। हमें आज 7वां चैप्टर देखना है जो कि रेगुलेटरी फॉरबिडेंस की बात करता है। समझना है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आधारित है, आरबीआई का रोल, फॉरबिडेंस क्या है, कैसे होता है, क्या क्या इसकी जो है हानिकारक इसकी असर है हमारी भारतीय इकोनॉमी के ऊपर, पूरे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, इत्यादि चीज़ों को हमें यहाँ देखना है, समझना है, देखेंगे। देखिए यहाँ चैप्टर 7 है, इसका प्रथम पेज है जिसके ऊपर एक कोट लिखा हुआ है जॉर्ज सत्यानाना का, जो कि एक स्पेनिश फिलोसोफर है। वो बोलते हैं कि दोज हू डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट, यानी कि जो व्यक्ति अपनी भूतकाल की भूलों से नहीं सीखता वो फिर से वही भूलों को दोहराता है, फिर से नुकसान लाता है। तो यहाँ हमें यही देखना है। फॉरबिडेंस की जो पॉलिसी है वो दरअसल हमारे पूरे अर्थतंत्र के लिए हानिकारक है, हमारे पूरे अर्थतंत्र को नादुरुस्त करने वाली है, दुर्बल करने वाली है। और इसके प्रमाण हमें जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 2008 के, जीएफसी जिसे हम लोग कहते हैं, 2008 से जो जिसकी शुरुआत यूएसए से शुरू हुई थी। आपको मालूम हो तो यूएसए में लेहमैन ब्रदर्स नामक बैंक जो अपने आप में ही बैंकरप्ट हुई थी, और वहाँ से यह जो क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस, वो पूरे विश्व में फैल गया। क्योंकि आज भूमंडलीकरण का समय है तो ऐसी समस्याओं को फैलने में जो है बहुत ही कम समय लगता है। साथ ही में अन्य राष्ट्रों की समस्याओं की जो विपरीत असर है वो भी दूसरे राष्ट्रों पर होती है, दूसरे राष्ट्रों के साथ जो व्यापार चलता है उसके ऊपर भी होती है। तो ओवरऑल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग पूरा विश्व जो है वो फिनेंशियल क्राइसिस में चला गया था 2008 के, और यहाँ फॉरबिडेंस ही भारी पड़ा था, ऐसा यहाँ कहा गया है। साथ ही में यही क्राइसिस से भारत में भी फॉरबिडेंस लाना पड़ा था, और ये फॉरबिडेंस लगभग चला 2015 तक, जो कि 2008 में शुरू हुआ था, 2015 तक चला। 7 वर्षों तक हम फॉरबिडेंस को एक्सटेंड करते रहे। तो यहाँ इसका मूल्यांकन किया हुआ है, इसका इवोल्यूशन किया हुआ है कि यह जो भारत में यह जो 7 वर्ष थे फॉरबिडेंस के, उन्होंने भारतीय बैंकिंग सेक्टर को दुर्बल बना दिया। एनपीएस का एक पहाड़ जो है वो हमारे सामने खड़ा कर दिया। देखेंगे, समझेंगे कैसे। अब देखिए, फॉरबिडेंस का सिंपल सा मतलब होता है रिलैक्सेशन,
सिंपल सा मतलब होता है टॉलरेंस, रिलैक्सेशन, और ये डिक्लेयर होता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। जैसे आपने सुना होगा खबरों में कि पहला लॉकडाउन लगा तो आरबीआई एक मोराटोरियम स्कीम लेकर आया कि भाई अभी लॉकडाउन है फिलहाल, आपको 2 महीने 3 महीने कोई भी ईएमआई पे नहीं करने हैं, कोई भी जो लोन है उसका ईएमआई पे नहीं करना है, और जब फिर से नॉर्मलिटी स्थापित हो तब आप उसका पैसा दे सकते हैं। तो यह एक प्रकार से हमें रिलैक्सेशन मिल गया आरबीआई के द्वारा 2020 का फॉरबियरेंस की अगर बात करें तो। अब होता यह है कि जो लोन्स होती है जो बैंकों के द्वारा जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको दी जाती है। अब अगर लोनी पार्टी जो है वो अगर दुर्बल बनी, अगर उनकी आर्थिक जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी डिटीरियोरेट हुई, थोड़ी सी खराब हुई, तो वे अपनी लोन रीपे नहीं कर सकते। इन दैट केस आरबीआई ने कुछ क्राइटेरिया जाहिर किया है, क्राइटेरिया सार्वजनिक किया है, और उस क्राइटेरिया के तहत अगर किसी भी पार्टी ने लोन रीपे नहीं की है या नहीं कर पा रहे हैं, देन दे विल बी टर्म्ड एज एनपीए, या उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, एनपीएज। आपने यह नाम बहुत ही सुना है, न्यूज़ में भी चर्चा में है, और भारत में आज के एनपीएज लेवल जो है वो हाईएस्ट एवर एनपीए लेवल है जो आज भारत देख रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा टर्म है, मगर अगर इसे टेक्निकली समझना है तो हमें समझना होगा कि कोई भी बैंक है अगर उसने लोन दी है, ठीक है, तो कोई भी बैंक के लिए यह लोन जो है वो एक प्रकार से एसेट होगी, क्योंकि ये प्रॉफिट करके देगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर लोन रेगुलरली रिपे नहीं हो रही है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फिर से नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एसेट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसका जो उद्देश्य था इंटरेस्ट के रूप में मुनाफा देने का, वो यहाँ सिद्ध नहीं हो रहा है। तो ऐसा केसों में यह लोन जो है वो बन जाती है एनपीए। एसेट तो है मगर कैसा, नॉन परफॉर्मिंग, जिसका उद्देश्य जो परफॉर्म करना था, इंटरेस्ट लेना था, मुनाफा करना था, वो यहाँ संतुष्ट नहीं होता, सिद्ध नहीं होता, इसलिए इसे एनपीए कहा जाता है। यहाँ स्ट्रेस्ड एसेट्स भी इसे कहा जाता है, स्ट्रेस्ड एसेट्स, ठीक है। तो अब देखना है कि लगभग अगर भारत के संदर्भ में देखें तो वैसे तो भारत का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही विशाल है, प्लस कई प्रकार की लोन्स जो है वो यहाँ बैंकों के द्वारा आम आदमियों के समूहों को, कंपनियों को दी जाती है। तो यहाँ सारी लोनों की बात करना वो प्रैक्टिकली असंभव है। तो यहाँ जो स्टैंडर्ड एक लोन होती है उसके संदर्भ में देखेंगे कि आरबीआई की क्या डायरेक्टिव्स है, उसकी क्या क्राइटेरियाज है। तो सामान्यतः अगर हम बोले तो कोई भी लोन अगर 30 दिनों तक कोई भी पार्टी जो है वो रीपे करने से रीपे ना कर सके या रीपे करने से रह जाए, तो इन दैट केस उस लोन को एनपीए करार दिया जाता है। लगभग यहाँ हमारा 90 डेज का क्राइटेरिया है। फिर अलग अलग चीज़ें हैं, सेक्टर वाइज कुछ एक नियम जो है वो बदल सकते हैं। जैसे अगर एग्रीकल्चरल लोन हो तो उसके संदर्भ में कोई भी लोनी जो है वो नेक्स्ट क्रॉप साइकिल तक अगर पैसे ना चुका हुआ है बैंक को, तो उस केस में एनपीए घोषित किया जाता है। मगर अलग अलग क्षेत्रवार अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो यहाँ हम लोग एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया लेते हैं, सामान्यतः 90 दिन होता है कि कोई भी किसी लोनी ने अगर 90 दिन तक ईएमआई नहीं पे कर पाया, तो इन दैट केस वो लोन जो होगी वो स्ट्रेस्ड एसेट्स कहलाएगी, वो एनपीए कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ अब यही देखना है कि यह जो रिलैक्सेशन हुआ उसमें आरबीआई ने ही ना बोला था, तो यहाँ अगर कोई भी लोनी ने 3 महीने तक लोन पे ना भी करा, ठीक है, जो ईएमआई होता है वो पे अगर ना भी करा एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी नॉट टर्म्ड एज एनपीए, क्योंकि यहाँ फॉरबियरेंस पीरियड चल रहा है, फॉरबियरेंस लागू है। यहाँ जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, वो यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने
फॉरबिडेंस की घोषणा कर दी है। तो एक प्रकार से यह लोनी के लिए एक फायदा है, मगर एज अ होल पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए देखें, पूरे अर्थतंत्र के लिए देखें तो ये अपने आप में थोड़ा सा हानिकारक है, जिसको हम लोग आगे इस लेक्चर के तहत समझने का प्रयास करेंगे। तो ये बात रही एनपीए की, लोन के यानी कि एसेट के नॉन परफॉर्मेंस की, कैसे एसेट जो है वो नॉन परफॉर्मेंस करता है, कैसे वो स्ट्रेस्ड एसेट्स गिना जाता है। अब आगे हमें और भी एक दो टर्म्स देखने हैं। संभवतः आपने सुना होगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि बैंकों को मेंटेन करना होता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अब ये आरबीआई द्वारा निर्धारित होता है। मान लीजिए कि पर्सन एक्स ने बैंक शुरू करी, स्टार्टेड बैंक विथ अ कैपिटल ऑफ 1 करोड़ रुपी। अब बैंक है तो जो डिपॉजिटर्स है वे अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे, अन्य जो लोग हैं वे पैसे मांगने जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो समझ लीजिए कि यहाँ डिपॉजिटरों ने लगभग 1000 करोड़ रुपीस डिपॉजिट किए। अब क्या एक्स बैंक अपने कस्टमर्स को एज अ लोन 1000 करोड़ रुपीस लैंड कर सकेगी? पैसा तो है इनके पास क्योंकि लोगों ने डिपॉजिट किए हैं, मगर क्या वो आगे इन द फॉर्म ऑफ लोन यह पैसे डायरेक्ट कर पाएगी यह बैंक? तो यहां जवाब आएगा नहीं, क्योंकि बैंक के पास अपना कैपिटल कितना है? 1 करोड़ रुपए। और अगर वो 1000 करोड़ रुपीस की लोन दे दे और उसमें से कुछ लोन जो है वो वापस ना आए, कुछ लोन एनपीए में तब्दील हो जाए, स्ट्रेस्ड एसेट्स बन जाए, तो क्या बैंक जो है वो पैसे वापस कर पाने की परिस्थिति में रहेगी या नहीं रहेगी? ये होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और इसीलिए जो आरबीआई है वो यह रेशियो, यह जो अनुपात है वो सेट करती है, वो निर्धारित करती है। वैसे तो बेसल 1, 2, 3 तीनों में अलग अलग इसके क्राइटेरिया है। वो जब हम लोग इकोनॉमी हाइपोथेसिस में हम लोग जब बैंकिंग सेक्टर करेंगे तब वो अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे, मगर यहाँ आज उदाहरण के रूप में अगर समझे कि 10% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल लोन के या टोटल एसेट्स के, लोन ही समझ लीजिए, 10% कैपिटल अनिवार्य है, मैंडेटरी। तो यहां अगर 1 करोड़ कैपिटल है तो कोई भी बैंक 1 करोड़ कैपिटल वाली मैक्सिमम 10 करोड़ रुपीस लैंड कर सकती है। मैक्सिमम दे कैन लैंड 10 करोड़ रुपीस, क्योंकि उसके पास भी कोई फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ 1000 करोड़ रुपीस डिपॉजिट हुए, 1000 करोड़ रुपीस उसने लैंड किए, तो मुझे लगता है कि यहाँ बैंक के पास कैपिटल बैकअप नहीं है, और ऐसे केस में डिपॉजिटर्स का जो पैसा है वो जो है एक प्रकार से दांव पे लग जाएगा। तो यहाँ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन किया जाता है। क्षेत्रवार ये चेंज भी होता है, अलग अलग भी होता है, मगर यहाँ हम लोग एक स्टैंडर्ड रूप में देखने का प्रयास करते हैं। तो संक्षिप्त में अगर मैं बोलूँ तो कोई भी बैंक इतना ही लैंड कर सकती है जितना वो फुलफिल कर सके, इतना ही लैंड कर सकती है। दे कैन ओनली लैंड 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना ही अपने कैपिटल का लैंड कर सकते हैं, अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 10 हो तो। अगर यहाँ 11 हो तो 11 गुना, 12 हो तो 12 गुना। ठीक है, ये बात रही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। इसके साथ एक और भी टर्म है जिसे कहा जाता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो। कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो, ये भी महत्वपूर्ण है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो। अब सारी लोन्स जो है जो बैंक के द्वारा दी जाती है उन्हें कॉमन नहीं गिना जाता, उन्हें एक समान नहीं गिना जाता, मगर
रीपेमेंट की जो शक्यता है, जो संभावना है, उसके अधीन यहाँ रेशियो जो है वो जो है तय किया जाता है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अब समझ लीजिए एक्स बैंक का कैपिटल 1 करोड़ रुपए है, 10% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, तो 10 गुना ये अपने कैपिटल का 10 गुना यानी कि 10 करोड़ ये लैंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। अब 10 करोड़ में से 1 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, 2 करोड़ कोई भी अनस्टेबल एंटिटी को, और बाकी के बचे 7 करोड़ स्टेबल एंटिटी को। अब ये तीनों को समान नहीं गिना जाएगा, मगर यहां रिस्क कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना रिस्क, कौन सी लोन में कितना रिस्क है। जीओआई की बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व। अगर आप सरकार को पैसे देंगे तो सरकार तो आपको पैसे दे ही देगी, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो देयर विल बी नो रिस्क, नो रिस्क इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर लोन ऑफ 1 करोड़ रुपी विच इज लैंडेड बाई बैंक एक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब 2 करोड़ रुपी की लोन है जो कि अनस्टेबल एंटिटी को है। अब अनस्टेबल एंटिटी है तो रीपेमेंट का खतरा है, रीपेमेंट का खतरा है तो यहाँ रिस्क विल बी मोर। अगर रिस्क ज्यादा है तो क्या करना होगा, बैंक को इसके सामने कैपिटल बैकअप बढ़ाना होगा, या आप समझ लीजिए अन्य प्रोविजंस जो है उनका उपयोग करना होगा और रिस्क को मेंटेन करना होगा। तो यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि यह जो 2 करोड़ की लोन है वो हाईली रिस्क वाली लोन है। तो यहाँ यह 2 करोड़ की लोन को गिना जाएगा 2.5 करोड़ की लोन। 2 करोड़ की है मगर रिस्क इतना है कि इसे 2.5 करोड़ की लोन ही कैलकुलेट किया जाएगा, और उसी तरह इसका यहाँ एडिक्वेसी रेशियो जो है वो मेंटेन किया जाएगा। अगर मेंटेन नहीं हो रहा है तो कैपिटल बैंक को और कैपिटल यहाँ इन्फ्यूज करना होगा ताकि यह जो सीएडी है वो मेंटेन रहे। तो ये अनस्टेबल लोन की बात हुई। फिर बाद में स्टेबल लोन, तो यहाँ इतनी ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है क्योंकि एंटिटी अच्छी है, धंधा अच्छा चल रहा है। दे विल बी रिपेइंग इन टाइमली रिपेमेंट होगा। तो यहाँ रिस्क एसोसिएटेड जो है वो कम है, तो यह 7 करोड़ की जो लोन है उसे गिना जाएगा 7.1 करोड़ की, और इस तरह इसका सीएडी जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ एकदम कम रिस्क वाली लोन, हाईली रिस्क लोन और मॉडरेट रिस्की लोन, तीनों का रिस्क वेटेड अनुपात जो है वो यहाँ कैलकुलेट किया जाएगा। उस तरह सीएडी को मेंटेन किया जाएगा। अगर रिस्क ज़्यादा है तो बैंकों को अपना कैपिटल बढ़ाना चाहिए। बैंकों को अपना कैपिटल इसलिए बढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सीएडी मेंटेन रह पाए। तो ये बात रही कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो की। अब और एक टर्म हमें समझनी है, ये सारी चीजें याद रखनी है जो हमें इस पूरे चरण में काम आने वाली है, इस पूरे उपाख्यान में हमें काम आने वाली है। अब समझना है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। ये टर्म आपने काफ़ी बार सुनी होगी, आई होप कि आपने सुनी हो। तो यहाँ इसको भी टेक्निकली थोड़ा समझना है। देखिए रिस्ट्रक्चर यानी कि नंबर ऑफ ईएमआईज जो है वो बढ़ा देना, यानी कि जो टर्म होती है वो टर्म बढ़ा देना और ईएमआई कम कर देना। ये दो चीज़ें आमतौर पर रिस्ट्रक्चरिंग में देखी जाती है, रिड्यूस ईएमआई और साथ में एक्सटेंड टर्म। अब समझ लीजिए कि 1 करोड़ की लोन है, प्रति माह 1 लाख रुपए का ईएमआई आ रहा है। अब जो लोनी है, जो पार्टी है, वो उसकी जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो डिटीरियोरेट हुई, तो वो बैंक को इंसिस्ट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि आप उसकी लोन को रिस्ट्रक्चर कीजिए। अब ऐसा केस में बैंक क्या करेगा, बैंक यह जो 1 लाख की लोन है जो 5 वर्षों तक है वो कर देगा
1 लाख का जो EMI 5 वर्षों तक है वो कर देगा 80,000 का, और जो टर्म है वो बढ़ा देगा और कर देगा 7 ईयर्स। पहले कोई भी लोनी है प्रति माह 1 लाख रुपए देता था, 5 वर्षों तक देना था, यानी कि 60 हफ्ते देने थे। अब यहाँ वही जो EMI है उसी लोन के ऊपर वो कम कर दिया गया, प्रति माह 80,000 रुपये कर दिए गए, 20,000 रुपये प्रति माह निकाल दिए गए, कम कर दिए गए, काट दिए गए, और लोन का जो पीरियड है वो बढ़ा दिया गया, 2 वर्ष ज़्यादा बढ़ा दिया गया, यानी कि 60 वो 60 + 24 यानी कि 84 मंथ्स का यह पीरियड हो गया, 84 मंथ्स की टर्म लोन हो गई। तो दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रक्चरिंग। अब यहाँ दिक्कत कहाँ है? देखिए, एक बार अगर रिस्ट्रक्चरिंग हो गई लोन, सपोज ये लोन रिस्ट्रक्चर हुई, तो अब ये लोन चली जाएगी NPA में। ये मैं नॉर्मल पीरियड्स की बात कर रहा हूँ, फॉरबेरेंस विदाउट फॉरबेरेंस। अब ये मैं फॉरबेरेंस भूल जाना है। नॉर्मल ऐसी में जब कोई भी बैंक लोन को रिस्ट्रक्चर करेगा तो वो उसे NPA की स्ट्रेस्ड कैटेगरी में डालेगा, क्योंकि यहाँ 1 लाख का EMI नहीं आ रहा है 1 करोड़ की लोन में, तो रिस्क 100% ज़्यादा है कि सारे पैसे जो है वे वापस आ जाएंगे, सारे पैसे वापस नहीं आएंगे ऐसा लगता है, तो यहाँ रिस्क बढ़ेगा। अब रिस्क बढ़ेगा, रिस्क बढ़ा तो जो रिस्क वेटेड जो है रेशियो उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ रिस्क बढ़ेगा, इसीलिए बैंक को कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ CAD ज़्यादा बनेगा। CAD बनेगा 20%, 30%, 40%, जैसा लोन, जैसी इसकी क्षमता पार्टी की लोन को रिपेमेंट करने की। अगर क्षमता कम है तो CAD बहुत ज़्यादा रहेगा, अगर क्षमता बहुत है तो CAD बहुत ही कम रहेगा। तो ये इसके बीच का संबंध है जो कि एक नेगेटिव या एक नकारात्मकता रखता है। तो यहाँ ये समझना है। तो अब इसका रिस्क बढ़ गया, कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग लोन का हुआ वो बन गया NPA, और इसके कारण ही बैंकों को अपने कैपिटल में थोड़ा बढ़ावा करना पड़ेगा, क्योंकि यह CAD को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। विदाउट एनहेंसिंग देयर कैपिटल दे कैन नॉट मेंटेन देयर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और उसे मेंटेन करने के लिए उनको बढ़ाना ही पड़ेगा अपना कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ जिन बैंकों के पास कैपिटल है वो तो बढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जिन बैंकों के पास कैपिटल नहीं है वो कैसे बढ़ाएंगे, ये एक चिंता का विषय है। तो सारी चीज़ों को अब हमें देखना है, फॉरबियरेंस के संदर्भ में भी देखना है और विदाउट फॉरबियरेंस भी देखना है, मगर उसके पहले ये 3 चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी थी। सबसे प्रथम हमने उसमें NPAs देखा, कैसे एक जो एक्टिव परफॉर्मिंग एसेट होता है बैंक का वो सीधा नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है। उसके लिए RBI ने क्राइटेरियाज सार्वजनिक किए हैं, उसके तहत इनकी गिनती होती है। फिर बाद में हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखा, ये क्या होता है, कैसे फंक्शनल है। रिस्क वेटेड जो पूरा जो सीन है वो भी हमने देखा कि कैसे रिस्क वेटेड क्वालिटी जो होती है लोन की, एसेट की, वो नापी जाती है। और इसके साथ हमने रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन देखा कि कैसे रिस्ट्रक्चरिंग करने से लोन जो है वो स्ट्रेस्ड बन जाती है, NPA बन जाती है, और इसके लिए बैंकों को अपना कैपिटल रिफ्यूल करना पड़ता है, इन्फ्यूज करना पड़ता है। अब हम समझते हैं कि 2 परिस्थिति है, एक फॉरबियरेंस की है, एक फॉरबियरेंस के बगैर की है। समझेंगे कि कैसे फॉरबियरेंस बगैर में सबसे पहले बैंक रिएक्ट करती है। The following illustration describes the bank's choice while dealing with stressed assets with and without forbearance. In this context, we must keep in mind that when a bank creates additional provision to account for a loan loss, the bank's profit decline and thereby lead to a reduction in the bank's equity capital. Therefore, the incentives to provision for bad loans get significantly impacted by regulatory forbearance. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ाने के लिए कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, तो वो मुनाफा कम कर देगा, प्रॉफिट कम कर देगा, जो बैंक के लिए अपना अपना हानिकारक है। तो देखेंगे सबसे प्रथम विदाउट फॉरबियरेंस में, इफ द प्रोजेक्ट इज वायबल द बैंक वुड रिस्ट्रक्चर द एसेट एंड डाउनग्रेड इट टू NPA एंड प्रोविजन फॉर द सेम। विदाउट फॉरबियरेंस की बात है कि अगर किसी लोनी ने
जो है पैसा लिए है, लोन ली है और उसे रिस्ट्रक्चर करना है, उसकी फाइनेंशियल जो परिस्थिति है वो डिटीरियरेट हो गई है, मगर प्रोजेक्ट वायबल है, जिसके लिए बैंक ने पैसे दिए हैं वो वायबल प्रोजेक्ट है। तो ऐसे में बैंक क्या करेगा, बैंक वुड रिस्ट्रक्चर द लोन एंड पुट देम इनटू द कैटेगरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और उसके लिए कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ेगा। कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे तो बैंक का प्रॉफिट उस कैपिटल मेंटेनेंस में चला जाएगा, और इसीलिए यहाँ विदाउट अ फॉरबीरेंस में वायबल प्रोजेक्ट हो तो ही रिस्ट्रक्चर बैंक के द्वारा किया जाता है। और नीचे देखें तो इफ द प्रोजेक्ट इज अनवायबल, ये तो बात हुई वायबल की कि रिस्ट्रक्चर करेगा, एनपीए में डालेगा, मगर अगर अनवायबल है, बैंक को पता है कि ये जो लोनी है वो अब खड़ा नहीं हो सकता, वो अब बैंक ने जितने पैसे दिए हैं उतना भी वो अब वापस नहीं दे सकता, तो क्या करेंगे देखेंगे। द बैंक वुड नॉट रिस्ट्रक्चर द लोन, बैंक लोन को रिस्ट्रक्चर नहीं करेगा, ईएमआई को डाउन नहीं करेगा, टर्म जो है वो नहीं बढ़ाएगा, एंड डिक्लेयर द एसेट एज ए नॉन परफॉर्मिंग, और एसेट को संपूर्णतः एनपीए डिक्लेयर कर देगा। क्रूशियली बैंक्स डू नॉट गेन बाय रिस्ट्रक्चरिंग अनवायबल प्रोजेक्ट्स इन द केस, क्योंकि एट दिस पॉइंट बैंक ऐसा सोचता है कि अगर आज भी यह पैसा नहीं वापस दे पा रहा है जितना पैसे ले गया है वो, तो अब और पैसा देने से वो अगले पैसे भी वापस नहीं करेगा, और जो अभी दिए हैं वो भी लॉस में ही जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ बैंक वुड नॉट सिलेक्ट टू रिस्ट्रक्चर, बट दे विल टर्म इट एज ए प्योरली नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये बात रही विदाउट फॉरबीरेंस की। विदाउट फॉरबीरेंस में हमने देखा कि कैसे रिस्ट्रक्चर करने के लिए बैंक को अपनी कैपिटल बढ़ानी चाहिए, बढ़ानी होगी या बढ़ानी पड़ती है, और यह कैपिटल बढ़ाने के लिए जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स कम आते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट का फंड यहाँ डाइवर्ट किया जाता है। अब फॉरबीरेंस की अगर बात करें, आरबीआई ने बोल दिया कि भाई आपको एनपीए नहीं करना है, भले ही 90 दिनों के लिए लोनी जो है वो पैसे ना भरे, ईएमआई ना भरे, मगर आपको उसे एनपीए नहीं करना है। तो इन दैट केस बैंक क्या करेगा देखेंगे। If the project is viable, the bank would restructure the asset, as restructured assets do not require the same level of provisioning as NPA. Inadequate provisions are made. Yes, अगर प्रोजेक्ट वायबल है फॉरबीरेंस में, तो बैंक क्या करेगा, रिस्ट्रक्चर कर देगा। अब फॉरबीरेंस चल रहा है तो बैंकों के ऊपर भी बोझ नहीं है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करने का, कैपिटल को मेंटेन करने का। तो इन दैट केस उनको कुछ अलग नहीं करना है, मात्र और मात्र परमिशन ही देनी है, मात्र और मात्र रिस्ट्रक्चर ही करना है, क्योंकि उनको आरबीआई का सपोर्ट है। कैपिटल बढ़ाना नहीं है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वैसे ही रहेगा, इनके लिए अच्छा है। कैपिटल नहीं बढ़ेगा अगर, तो इनका प्रॉफिट भी कम नहीं होगा। तो ये विथ फॉरबीरेंस वायबल प्रोजेक्ट की बात है। अब अनवायबल की बात करें, कैपिटल स्टाउड बैंक्स नाउ हैव एन इंसेंटिव टू रिस्ट्रक्चर even unviable projects to reduce provisioning and avoid consequent hit on capital. Yes, अगर फॉरबीरेंस चल रहा है और अनवायबल कोई प्रोजेक्ट है, तो यहाँ भी बैंक जो है वो रिस्ट्रक्चर ही करेगा, क्योंकि बैंक को मालूम है कि उनको प्रॉफिट जो है उनका कम नहीं होगा, कैपिटल नहीं बढ़ाना है, प्लस उनकी बुक्स जो है, जो बैलेंस शीट्स है वो भी क्लीन रहे, इसीलिए वे एनपीए नहीं करेगा। इन केस ऑफ फॉरबीरेंस, अगर फॉरबीरेंस नहीं चल रहा है तो फट से कर देगा, क्योंकि उनके ऊपर ही जिम्मेदारी आएगी, पैसे भी उनको लगाने पड़ेंगे। मगर यहाँ रिलैक्सेशन चल रहा है, फॉरबीरेंस है, टॉलरेंस है आरबीआई का सपोर्ट है। सो इन दैट केस अनवायबल प्रोजेक्ट्स को भी लोन जो है वो रिस्ट्रक्चर्ड करके बैंक देगा, क्योंकि बैंक अपने बुक्स को भी अच्छा रखना चाहता है। बैंक के ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करने का भी कोई बोझ नहीं है, कैपिटल भी इन्फ्यूज नहीं करना पड़ेगा। इन दैट केस अनवायबल प्रोजेक्ट में भी बैंक्स जो है वे लोन्स को रिस्ट्रक्चर करेंगे। तो अब आपको सोचना है कि अपने आप में यह एक बैंकिंग सेक्टर के लिए और भारतीय अर्थतंत्र के लिए हानिकारक है, और इसीलिए यह पूरे चैप्टर में यह समझाया गया है कि ये एक रेमेडी है। अर्थतंत्र जब बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जब मंदी में है, यानी कि रिसेशन के दौर में है, वैसे यह लॉकडाउन के वजह से काफ़ी रिसेशन आया, और इसीलिए यहाँ 2020 में आरबीआई ने रेगुलेटरी फॉरबीरेंस जारी किया था। मगर यहाँ इस चैप्टर में दलील की गई है कि यह अच्छा सुझाव है, अच्छा रास्ता है, अच्छा कदम है, मगर मात्र और मात्र आपातकालीन परिस्थितियों के सामने निपटने हेतु। इसको
कायमी रूप से उपयोग में नहीं लिया जा सकता, इसको स्थायी नीति नहीं बना दिया जा सकता, वरना बैंकिंग सेक्टर का जो क्राइसिस है वो भारत में कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। बैंक्स ही अपने आप में कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है। तो यहाँ ये बात को समझाने का इस पूरे चैप्टर में प्रयास हुआ है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में अमेरिका से शुरू हुआ, धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई, भारत में भी मंदी आई, और इसीलिए आरबीआई तब एक फॉरबियरेंस पॉलिसी के साथ आया, और ये फॉरबियरेंस पॉलिसी इतनी चली कि लगभग 7 वर्षों तक कायम रही। तो अपने आप में यह पूरी नीति ने बैंकिंग सेक्टर को दुर्बल कर दिया। देखेंगे यहाँ अलग अलग मुद्दे हैं, मुद्दे तो नहीं कह सकते मगर समय बिंदु है, जो कि यह पूरी 7 वर्ष की फॉरबियरेंस यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं। एक के बाद एक देखेंगे। सबसे प्रथम 27 अगस्त 2008 को स्पेशल रेगुलेटरी ट्रीटमेंट फॉरबियरेंस अनाउंस्ड। 2008 के 8वें महीने में सबसे प्रथम बार फॉरबियरेंस अनाउंस किया गया, घोषित किया गया। फिर 8 दिसंबर 2008 रिपीटेड रिस्ट्रक्चरिंग एंड अलाउड फॉरबियरेंस टेम्पररी एक्सटेंडेड फॉर रियल एस्टेट एक्सपोजर। फॉरबियरेंस यहाँ मिला। फिर 2 जनवरी 2009 को एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन इंप्लीमेंटिंग रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज, यानी कि यहाँ अब फॉरबियरेंस चल ही रहा है, उसमें एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। फिर 7 अक्टूबर 2010 में प्रमोटर्स सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड अपफ्रंट अपॉन रिस्ट्रक्चरिंग डिक्रीज्ड फ्रॉम 15% टू 7.5%। उसके बाद 19 जनवरी 2011 को फॉरबियरेंस टेम्पररीली एक्सटेंडेड फॉर एक्सपोजर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। सेक्टर वाइज यहाँ फॉरबियरेंस पूरे 7 वर्षों में आरबीआई के द्वारा घोषित किया गया था। रियल एस्टेट है, एमएसएमई है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर 18 मई 2011 को इंक्रीज इन प्रोविजनिंग 2% ऑन स्टैंडर्ड रिस्ट्रक्चर्ड एसेट, यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग ही चल रहा है, फॉरबियरेंस ही चल रहा है। 11 जनवरी 2012 को वर्किंग ग्रुप अपॉइंटेड टू रिव्यू रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस। 18 जुलाई 2012 वर्किंग ग्रुप सबमिटेड अ रिपोर्ट रिकमेंडिंग द एंड ऑफ द फॉरबियरेंस। 2012 में ही एक समिति ने सरकार को या आरबीआई को सलाह दी कि भाई आपको फॉरबियरेंस बंद कर देना चाहिए, ये अपने आप में अर्थतंत्र के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए हानिकारक है। 30 मई 2013 को फॉरबियरेंस एक्सटेंडेड टिल अप्रैल 1, 2015। वर्किंग ग्रुप के द्वारा यह अहवाल के पश्चात, अहवाल के बावजूद यहाँ केंद्रीय सरकार के द्वारा जो फॉरबियरेंस का समय है उसको एक्सटेंड किया गया, और अब तो यह 2 वर्षों का एक्सटेंड लग गया। ए न्यू फ्रेमवर्क, फिर उसके बाद 26 फरवरी 2014 को ए न्यू फ्रेमवर्क फॉर डिस्ट्रेस्ड न्यू फ्रेमवर्क फॉर डिस्ट्रेस्ड एसेट्स, जिसमें लिखा है जॉइंट लेंडर फोरम फॉर लार्ज बोरोवर विथ मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट। यस, तो यहाँ अब डिस्ट्रेस्ड जो एसेट्स है, जो कि एनपीएज है, उनको फिर से कैसे कैपिटल देके उनको फिर से ऑपरेशनल बनाना, उसके लिए यहाँ 26 फरवरी 2014 को चर्चा हुई थी। फिर 15 जुलाई 2014 में फ्लेक्सिबल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लोन्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर इंडस्ट्री। फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड कोर इंडस्ट्री यानी कि कुल 8 हेड है हमारे भारत में, जो कि कोर इंडस्ट्री का भाग है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है। अब उनके लिए यहाँ फॉरबियरेंस लाया गया या बढ़ाया गया, और आखिरी में 1 अप्रैल 2015 को स्पेशल रेगुलेटरी ट्रीटमेंट एंडेड एंड एसेट क्वालिटी रिव्यू स्टार्टेड। यहाँ से अब एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू हुई कि जो लोन्स है वो उसकी क्वालिटी कितनी है, जो हमने देखा लोन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोन टू अनस्टेबल एंटिटी एंड लोन टू ए स्टेबल एंटिटी, तो वो यहाँ एसेट क्वालिटी रिव्यू का भाग है। प्रत्येक एसेट को देखेंगे, उसकी जो रीपेमेंट की जो क्षमता है उसके ऊपर इसको यहाँ गुणवत्ता प्रदान करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ क्वालिटी विल बी डिजिग्नेटेड एज पर द पॉसिबिलिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ये पूरी टाइमलाइन है जो कि 7 वर्षों तक चली। ये बहुत ही गंभीर कदम था सरकार का, आरबीआई का। इतने सालों तक फॉरबियरेंस पॉलिसी चलानी आर्थिक रूप से या अर्थतंत्र के लिए हानिकारक है, वाजिबी नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। अब हमें देखना है कि कैसे इस फॉरबियरेंस के एडवर्स इफेक्ट होते हैं। वैसे तो मल्टीपल पॉइंट्स है जो हम लोग यहाँ डिक्टेट कर सकते हैं, मगर उसमें से कुछ एक बिंदुओं को देखेंगे, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। 4 मुख्यतः बिंदु है कि जो
यहाँ इस बात को सिद्ध करते हैं कि रेगुलेटरी फॉरबियरेंस जो है वे एक आपातकालीन चाबी है, आपातकालीन औषधि है, उसे स्थायी एक जो है प्रयत्न या एक स्थायी रास्ते के रूप में नहीं उपयोग में लेना चाहिए। 4 बिंदु है। सबसे प्रथम अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का कैपिटल जो है वो डिप्लीट होता है, कम होता है। लेंडिंग टू ज़ोंबी फर्म्स, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन एंड वीकनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये 4 बिंदु है जो कि हमें एक एक करके देखने हैं। सबसे प्रथम उसमें है अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक। देखिए, अगर बैंक जो है वो लोन दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, प्लस लोन का रिस्ट्रक्चरिंग होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रिस्ट्रक्चरिंग होगा तो वो एनपीए में जाएगा और उसके लिए बैंकों को कुछ प्रोविजंस अचीव करने होंगे। उस प्रोविजन में एक प्रोविजन ये है कि कैपिटल को बढ़ाए, कैपिटल बैकअप बढ़ाए। जैसे जैसे लोन का रिस्क बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ बैंक का कैपिटल बैकअप बढ़ना चाहिए। ये आरबीआई की पॉलिसी है, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। तो यहाँ लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, लोन एनपीए में जा रहे हैं, रिस्क बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है। दूसरी बाजू डिविडेंड जो है वो भी अपने शेयर होल्डर्स को बैंक दे रहा है। तो इन दिस सिनेरियो जो प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा। इट विल बी डिप्लीटिंग कंटिन्यूसली, इट विल बी डिटीरियोरेटिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, और एक दिन ऐसा आएगा कि कैपिटल बढ़ाने के लिए भी बैंकों के पास पैसे नहीं होंगे। तो आज भी ऐसी कई सारी बैंकें हैं जो कि कैपिटल कंस्ट्रेंट बैंक्स हैं, उनके पास कैपिटल नहीं है। रिस्ट्रक्चर जो है लोन कर सके, लोन की जाए, उतना भी कैपिटल नहीं है उनके पास। तो ये भी एक मुद्दा है। तो यहाँ एक ग्राफ है हमारे सामने जहाँ डिविडेंड की एक जो है बात की गई है। यहाँ जो ब्लू रेखा है वो दर्शाती है हायर रिस्ट्रक्चरिंग बैंक और जो ग्रीन है वो दर्शाती है लोअर रिस्ट्रक्चरिंग बैंक। तो देखिए, हायर रिस्ट्रक्चरिंग बैंक में यहाँ डिविडेंड जो है वो ज़्यादा पे किया गया है, तो रिस्ट्रक्चर भी वे कर रहे हैं, कैपिटल वहाँ इन्फ्यूज़ हो रहा है, डिविडेंड भी दे रहे हैं, तो प्रॉफिट जो है वो उनका कम है। और वहीं जो लोअर रिस्ट्रक्चरिंग बैंक है वे डिविडेंड भी कम देते हैं, लोन को रिस्ट्रक्चर भी कम करते हैं, उनको कैपिटल भी कम बढ़ाना होता है, तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलता है पूरे बैंकिंग सेक्टर में। तो यहाँ कहा गया है कि रिस्ट्रक्चरिंग हानिकारक है, उसका उपयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए, जब ज़रूरत हो तब होना चाहिए। तो ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है लैंडिंग टू ज़ोंबी फर्म्स। आरबीआई ने कुछ क्राइटेरिया जो है सार्वजनिक किया है जिसके तहत ज़ोंबी लोन फर्म्स को पहचाना जा सकता है। ज़ोंबी फर्म्स ऐसी होती है जो कि अपनी लोन की जो रिपेमेंट है वो नहीं कर पाती और उनको ज़ोंबी फर्म्स कहते हैं। यह प्रोप्राइटर भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो मैनेजर्स जो है बैंक के वे घूस लेके नेपोटिज्म में, सोशल रिलेशंस में वे ज़ोंबी फर्म्स को लैंड करते हैं पैसे, और ये ज़ोंबी फर्म्स पैसे लौटाने में लगभग असक्षम रहती है और इसीलिए यहाँ रिस्क बढ़ता है। अगर रिस्क बढ़ेगा तो यहाँ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो भी बढ़ेगा। उसे मेंटेन करने के लिए कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ेगा, कैपिटल इन्फ्यूजन। सो फर्दर इट विल लेड टू द डिटीरियोरेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। तो यहाँ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, ज़ोंबी फर्म्स को यहाँ पैसे नहीं देने चाहिए, कम से कम देने चाहिए। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, जब किसी बैंक को मालूम है कि उसका जो क्लाइंट है, यानी कि उसका जो लोनी है, जिसने लोन लिया है, वो पार्टी बैंक्रप्सी के वर्ज के ऊपर है, यानी कि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्टिंग। तो ऐसे में उनकी लोन एक्सटेंड करना, उनको ज़्यादा और लोन देना, वो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन कहा जाता है। तो यहाँ ये भी एक मुद्दा है। फॉरबिडेंस जब चलता हो तब एवरग्रीनिंग ऑफ लोन भरपूर होता है, क्योंकि सबको मालूम है आरबीआई की कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, आप जिसे चाहे लोन दे सकते हो, जितनी चाहे लोन रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। तो यहाँ
एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स भी अपने आप में बैंकिंग के लिए बहुत ही खतरा है। बैंक को भी मालूम होता है कि हम जिनको पैसा दे रहे हैं वो अगला पैसा भी नहीं दे पा रहा है, फिर भी हम उसे और पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ ये बैंकिंग के लिए हानिकारक है। अल्टीमेटली बैंक के प्रॉफिट में से जाएगा। अगर बैंक का प्रॉफिट ना हो तो वो जो जोखिम है वो आएगा सीधा डिपॉजिटर्स के पैसों के ऊपर, तो अपने आप में ये थोड़ा हानिकारक है। यहाँ भी एक ग्राफ है जो दर्शाता है इंडिविजुअल फर्म, बिजनेस ग्रुप दोनों को दर्शाता है, स्टार्ट ऑफ फॉरबियरेंस एंड एंड ऑफ फॉरबियरेंस। वाई एक्सिस के ऊपर परसेंटेज शेयर ऑफ न्यू लोन्स टू ज़ोंबी फर्म्स है, परसेंटेज शेयर ऑफ न्यू लोन्स टू ज़ोंबी फर्म, और यहाँ हमें समय रेखा दी गई है एक्स एक्सिस के ऊपर। अब देखिए यहाँ 5% से थोड़ा अधिक ज़ोंबी लोन्स को लोन दी जाती थी। फॉरबियरेंस के पीरियड में देखिए कितना इजाफा हुआ है इसमें। 2008 है, यहाँ 2015 है, यहाँ शुरुआती बिंदु है, यहाँ अंत का बिंदु है। देखिए कितनी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ करीब करीब 30% जो लोन्स है वे ऐसी ज़ोंबी फर्म्स को दी जाती है जो कि डिफॉल्टिंग के वर्ज के ऊपर है। बैंक को भी मालूम होता है, मगर फॉरबियरेंस चल रहा है, बैंक के ऊपर कोई रोक नहीं है, कोई दबाव नहीं है। आरबीआई का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दैट केस they are restructuring their loans and they are restructuring in a very voluminized manner। तो यहाँ हम लोग यह देख सकते हैं इतना इजाफा। अगर फॉरबियरेंस यहाँ नहीं होता तो ये इजाफा में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, आरबीआई का मॉनिटरिंग रहता है। तो ये तीसरा बिंदु है। और चौथा बिंदु है वीकनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यस, बैंकिंग सेक्टर अगर समझ लीजिए कि जो है दुर्बल हो रहा है, तो यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अपने आप में दुर्बल हो रहा है, ये भी माना जा सकता है। तो कुल मिला के यह चैप्टर हमें ये समझने का प्रयास करता है कि फॉरबियरेंस ज़रूरी है, मगर जब आर्थिक मंदी हो पूरे राष्ट्र में, पूरे अर्थतंत्र में, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जैसे 2020 का स्ट्रिंजिंग लॉकडाउन था, तो ऐसे समय में हमें फॉरबियरेंस का उपयोग करना चाहिए। फिर नॉर्मलसी आने के बाद प्रथम ही अपॉर्चुनिटी में फॉरबियरेंस को फिर से वापस आरबीआई को ले लेना चाहिए। यही चीज़ पूरी इस चैप्टर में सुनिश्चित की गई है जो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे इकोनॉमिक सर्वे के अगले लेक्चर में चैप्टर 8 के साथ, जो कि इनोवेशन के ऊपर बेस्ड है। समझेंगे क्या सरकार का स्टैंड है, क्या भारत की परिस्थिति है। टिल देन देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।